Namaskar, good evening, and welcome to my channel Arohi Classes. As you know, we have been reading this poem Sweetest Love I Do Not Go, written by John Donne, and we have already completed its 4 stanzas. Today, we will discuss the last most stanza of this poem. आज हम इस कविता का सबसे अंतिम पद या स्टांजा डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने 3 से 4 स्टांजाज इस कविता के देखे, जिसमें हमने इस कविता को शब्दशः समझने का प्रयास किया, कठिन शब्दों के अर्थ जाने, उनके प्रोनाउंसिएशंस को सीखा, साथ में यह भी जाना कि कौन से लिटरेरी डिवाइसेस या आप यूँ कह सकते हैं रिटोरिकल डिवाइसेस यदि पोएम में यूज़ हो तो उन्हें कह सकते हैं पोएटिक डिवाइसेस, या फिर आम भाषा में हम कह सकते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच जो यूज़ हुए हमने उनको भी डिस्कस किया, जिसमें मेटाफॉर, पर्सोनिफिकेशन, राइम स्कीम और कंस्ट्रक्शन जैसी चीज़ों को हमने यहाँ पे समझा। तो आइए इस पोएम का सबसे अंतिम जो पद है, जो सबसे लास्ट इसका स्टांजा है, उससे हम इस पोएम को समराइज करते हुए आज ख़त्म करते हैं ये चैप्टर। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल, डेस्टिनी मे टेक दाई पार्ट एंड मे दाई fears fulfill, but think that we are but turned aside to sleep, they who one another keep alive never parted be. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से शब्द जो है ओल्ड इंग्लिश के कैसे बदलेंगे। यहाँ मी मैंने ऑलरेडी एक ई हटा के लिखा है, यहाँ से ये एक ई हट जाएगा बिकॉज ओल्ड इंग्लिश में ये लिखा हुआ है। स्लीप में से एक ई यहाँ से हट जाएगा, फियर्स में से भी, इसके अलावा थिंक में से। Turned is a very good example of construction here. You can see that apostrophe has been used and E has been removed from here. Similarly, here also you can see it is never, N-E-V-E-R. Never को लिखा गया है N-E और apostrophe S, तो never, never, never को V-E को वहाँ से हटा दिया गया। This is the example of construction. आइए हम शब्दशः वर्ड बाय वर्ड इसको समझने की कोशिश करें। तो हमने अब तक देखा था कि पोएम में कवि अपनी प्रेमिका से कहता है, प्रेयसी से कहता है कि मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं जाता कि मैं तुमसे ऊब चुका हूँ, बल्कि मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वो मेरी मजबूरी है, मैं अपने जीवन में कुछ खास करके दिखाना चाहता हूँ। मरने से पहले मैं कुछ रिकग्नाइजेबल करना चाहता हूँ, कुछ सिग्निफिकेंट करना चाहता हूँ। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि वो अपनी प्रेयसी को कंसोल करने के लिए मेटाफोर्स का एग्जाम्पल, मेटाफोर का यूज़ करता है, यानी कि तुलनाएं करता है। वो सन से तुलना करता है अपनी जर्नी की। वो कहता है कि सन से भी स्पीडियर जर्नी मैं तय करके वापस आ जाऊंगा, और वैसे भी जब वो सन रोज़ जाता है शाम को और अगले दिन सुबह इतनी दूर की यात्रा तय करके आ जाता है, तो उससे तो आधे से भी कम दूरी मुझे तय करनी है, और उस सन के पास तो कोई इच्छाएं नहीं है, कुछ डिज़ायर नहीं है। मेरे पास तो तुम्हारे जैसा एक मोटिव है कि मुझे तुम्हारे पास, जो मेरे जीवन की सबसे प्यारी व्यक्ति है, उसके पास लौट कर आना है, तो मैं बिल्कुल आ ही जाऊंगा। फिर वो देखता है कि अब भी वो उसकी प्रेयसी नहीं मान रही है, तो अगले स्टांजा में वो अब उसको थोड़ा सा इमोशनली, आप कह सकते हैं कि, वैसे ब्लैकमेल कहना तो यहाँ पे अच्छा शब्द नहीं होगा, लेकिन इमोशनली उसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो ना, जब तुम रोती हो तो ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा मुझसे दूर जा रही है, मेरा जीवन रक्त सूखते जा रहा है, और इस तरह की वो बातें करता है, जिससे उसका प्रयास यही है कि किसी तरह से वो अपनी प्रेयसी को मना ले और उसे समझाए कि ये जो कठिनाई का, ये जो मजबूरी भरा वक्त आया है जिसमें हमें एक दूसरे से जुदा होना पड़ रहा है, इसको हम पूरे साहस और आर्ट ऑफ लिविंग के साथ बिताएं, अपने इस मजबूरी भरे वक्त को हम किसी तरह से पार कर जाएं,
तो वो इस तरह से उसको कंसोल करता है। अब लास्ट जो स्टांजा है उसमें कवि कहता है, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल, यानी तुम्हारे, दाई मतलब होता है तुम्हारे, डिवाइनिंग यानी दिव्य, हर्ट यानी हृदय, तुम्हारे दिव्य हृदय को फॉर थिंक यानी पहले से ही भविष्य की किसी चिंता में मत डालो। कैसी चिंता में? मी एनी इल यानी मेरे बारे में कुछ बुरा सोच करके तुम अपने दिल को क्यों बेचैन करती हो, क्यों परेशान करती हो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, ये जो तुम काम कर रही हो, ये दाई मतलब हो तुम्हारा, अब पार्ट मतलब तुम्हारा जो कार्य है, तुम्हारे हिस्से का कार्य वो डेस्टिनी कर लेगी, भाग्य कर लेगा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एंड मे दाई फेयर्स फुलफिल बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, और खामखा तुम डर मत अपने मन में भरो, ज़्यादा चिंताओं में तुम मत पड़ो, बल्कि यूं सोचो कि हम जुदा हुए ही नहीं हैं, हम बस एक ही बिस्तर पर लेटे हैं और हमारे जो मुंह हैं वो विपरीत दिशा में हैं और सोने के लिए हम बस मुड़ गए हैं। इट मीन्स यू आर फेसिंग जस्ट ऑपोजिट टू मी इन सच अ वे दैट वी कैनॉट सी ईच अदर बट वी आर स्लीपिंग ऑन द सेम बेड। हम एक ही बिस्तर पर सोए हैं, लेटे हैं, वी आर लाइंग ऑन द सेम बेड, एक ही बिस्तर पर लेटे हैं और हम ऐसे लेटे हैं कि तुम्हारा मुंह इधर, मेरा मुंह इधर, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। तो ऐसा महसूस जब तुम करोगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हम दूर हुए ही नहीं बल्कि एक साथ ही हैं। फिर वो कहता है कि दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, वो वैसे प्रेमी जोड़े या वैसे लोग जो एक दूसरे को, जिनसे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम है, यदि अपने हृदय में जिंदा रखेंगे तो वो कभी उनसे जुदा नहीं हो पाएंगे। पार्टेड बी का मतलब होता है दूर हो जाना, यहाँ भी एक ई एक्स्ट्रा है, कीप में भी ई एक्स्ट्रा है, ये ओल्ड इंग्लिश की वजह से है, तो न्यू इंग्लिश में ये सब हट जाएगा। तो वही वो कहता है कि दे हु आर अनदर वन अनदर कीप हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, यानी कि जो एक दूसरे को अपने हृदय में जिंदा रखते हैं वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते हैं। तो कवि यहाँ पे एक वर्ड का यूज़ कर रहा है, डिवाइनिंग। फिर यहाँ एक ऐसी आध्यात्मिक बात वो यहाँ पे कर रहा है कि भौतिक रूप से ही प्रेम नहीं होता, प्रेम दिव्य रूप से भी होता है। तुम्हारा हृदय दिव्य है, तुम इस हृदय में मुझे ज़िंदा रखो, मैं तुम्हें अपने हृदय में ज़िंदा रखूँगा और ये प्रेम हम दोनों को कभी एक दूसरे से जुदा महसूस होने ही नहीं देगा। तो यूँ तो प्रेम पर बहुत सी चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। फ़िलहाल इतना ही समझ लीजिए कि कवि उसको कंसोल करते हुए, मनाते हुए ये कहता है कि हम कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते, तुम मेरे जीवन की सबसे प्यारी चीज़ हो और मेरा जाना मेरी मजबूरी है, मगर इस बुरे वक्त को, इस कठिनाई भरे वक्त को हम अपने पूरे साहस के साथ गुजार लेंगे और बस हमें यही सोचना है कि हम एक बिस्तर पर लेटे हैं और एक दूसरे का मुंह जो है वो विपरीत दिशा में होने के कारण हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं और हम सोए हैं फ़िलहाल, तो ऐसा लगेगा जैसे हम एक साथ ही हैं। ये तो एक उदाहरण हो गया। उसके अलावा कवि कहता है कि अपने दिलों में एक दूसरे को ज़िंदा रखकर हमें अपने प्यार को ज़िंदा रखना है और इस तरह से हम एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। तो ये कविता यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो सीरीज़ रहा वीडियोस का, जिसमें मैंने ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम पढ़ाया, ये क्लास 12 बिहार बोर्ड की बुक का पहला पोएम था और लंबा पोएम था। उम्मीद करता हूँ आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा सा रुझान आप लोगों का मेरी आरोही क्लासेस की इन वीडियोस के प्रति कम देखने को मिल रहा है और कमेंट्स आप नहीं करते हैं, आप पूछते नहीं हैं, पता नहीं कहाँ क्या कमी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आपको कोई कमी महसूस होती है तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें। मेरा ध्येय, मेरा मोटिव यही है कि मैं किसी तरह से बच्चों को, स्टूडेंट्स को लाभान्वित कर सकूं। और यदि आपके मन में कोई क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज़ ज़रूर पूछें, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा।
और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। थैंक यू। गुड बाय।